और पंकज जी भी हैं या कहीं और व्यस्त हैं वो? पंकज जी कहीं व्यस्त हैं या हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं? पंकज जी नहीं, कोई बात अच्छा, थोड़ी देर में जुड़ेंगे सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो प्रिय उनको भी संबोधित करता हूँ, प्रिय पंकज जी और मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। और पहले भी चंडीगढ़ के रिफ्रेशर कोर्स में मैं कई बार वहाँ पर आके भी मैंने व्याख्यान दिया है और कई बार ऑनलाइन भी दिया है। हो सकता है आप में से एक आध लोग पूर्व में भी उसमें रहे हों या जुड़े हों मेरे साथ। आज जिस विषय पर मुझे बातचीत करनी है वह है आधुनिकतावाद और हिंदी पर बात करनी है कि हिंदी में इसको किस तरह रिसीव किया गया या हिंदी में किस तरह यह आया या किस तरह इसकी उपस्थिति बनी और किस तरह की चर्चाएं इसको लेकर के रहीं, इस पर हम बातचीत करेंगे। आप सब कई दिनों से इस चर्चा में शामिल हैं और बहुत सारी इसका जो थियोरेटिकल पक्ष है बहुत सारा आप जान चुके होंगे, पहले से भी जानते होंगे। क्योंकि आप कोई विद्यार्थी नहीं हैं, आप अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, हमारी तरह ही यही काम है, पढ़ना और पढ़ाना हम लोगों का। तो आप लोग पहले से ये काम कर रहे हैं। शिक्षकों से बात जब मैं करता हूं तो अक्सर मैं ये कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि इसे व्याख्यान की तरह न लें, इसे बातचीत की तरह लें। व्याख्यान का मामला हो जाता है कि एक आदमी आया, अपनी बातें कहीं और निकल गया। ये बातचीत का मामला है जिसमें कुछ बातें मेरी ओर से हैं, संभव है कुछ बातें आपकी ओर से भी आएँ और फिर बात मुकम्मल हो। आधुनिकता और आधुनिकतावाद को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। बस 1 मिनट का हमको मौका दीजिएगा। वेरी सॉरी, यहाँ कई बार ये दिक्कत हो जाती है। क्षमा करें, फिर से शुरू करता हूँ। हिंदी में जब मैं आधुनिकतावाद पर विचार करता हूँ और मुझे लगता है कि किस ढंग से देखा जाए, तो मैं एक चीज़ को अलगाता हूँ। हालांकि बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर हैं या उस तरह के लोग हैं वो इसको इस तरह अलगाते नहीं हैं, लेकिन हिंदी में आधुनिकता और आधुनिकतावाद में थोड़ा सा अंतर करने की ज़रूरत होती है। हमारे वहाँ जब आधुनिकतावाद नहीं था, बल्कि यूरोप में भी नहीं था, तब भी हमारे वहाँ घनानंद जैसा एक भक्त, रीतिकाल का एक ऐसा कवि हुआ जिसका चित्त आधुनिक था। घनानंद मिडवल पीरियड के पोइट हैं, मध्यकालीन समय के कवि हैं, लेकिन उनकी कविता आधुनिक चित्त के निकट की कविता है, आधुनिक मन की जो बनावट है उसके निकट की कविता है। और वो आधुनिक एक तरह से कई उनके वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है एक तो बिल्कुल आधुनिक चीज़ है, हमारे समय की चीज़ है, लेकिन तब यूरोप में भी आधुनिकतावाद का कोई कहीं नाम लेवा नहीं था, कोई नहीं था, तब थे। तो कई बार आधुनिक होना जरूरी नहीं है कि सैद्धांतिक रूप से जब कोई चीज़ आ जाए तभी कोई आधुनिक हो। आधुनिक कोई किसी भी समय में हो सकता था, और कम से कम एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। हिंदी में आधुनिकतावाद पर जो भी बातचीत हुई, जो कुछ भी हुआ, ये माना जाता है कि वह प्रयोगवाद नाम की एक विधा, सॉरी कह सकते हैं कि काव्यांदोलन आया था प्रयोगवाद नाम का। और तार सप्तक नाम से एक किताब 1943 में 1943 में छपी थी। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उसके संपादक थे। ऐसा माना जाता है कि हिंदी में ठीक ठीक आधुनिकतावाद की शुरुआत वहीं से होती है। ये सिर्फ मैं प्रस्थान बिंदु के लिए आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, इसे नोट करें, इसे जेहन में रखें। हिंदी के एक बड़े कवि हुए हैं जो तार सप्तक के कवि तो नहीं थे, दूसरे सप्तक के कवि थे। रघुवीर सहाय नाम हुआ उनका, बड़े कवि चिंतक और पत्रकार थे। रघुवीर सहाय ने इस पर विचार किया है और अज्ञेय जो संपादक थे तार सप्तक के, उन्होंने ही 1980-81 के दिनों में फिर से आधुनिकतावाद पर चर्चा कराई, जबकि यूरोप में यह मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन उन्होंने पुनर्विचार की। वत्सल निधि एक उनकी अपनी संस्था थी, लखनऊ में उसकी एक गोष्ठी कराई गई और उस गोष्ठी में बहुत से लोग आए जो उस समय हिंदी के बड़े महत्वपूर्ण आलोचक थे। विजय देव नारायण शाही जैसे लोग आए, रमेश चंद्र शाह आए, स्वयं अज्ञेय आए, रघुवीर सहाय आए, ये सब लोग उसमें आए। रघुवीर सहाय ने वहाँ जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ, आप देखें। रघुवीर सहाय का जो कथन है
उन्होंने कहा आधुनिकता और कुछ नहीं है, एक ऐसी नैतिकता की खोज है जो मनुष्य के द्वारा दमन और शोषण के विरुद्ध भी होती है और साथ ही साथ कभी भी स्थायी रूप से कोई उपाय नहीं बता सकती है। जितना बड़ा आकार प्रकार इस शोषण का होता है और जितने अधिक ताकतवर साधन इसके लिए विकसित किए जाते हैं, उतने ही बड़े पैमाने पर मानवीय जीवन में समता के उपायों की खोज भी बदलती है और वर्तमान में तो यह स्पष्ट है कि यह एक वैश्विक स्थिति है। यानी कि रघुवीर सहाय 1981 में आधुनिकतावाद को जब देख रहे थे और आधुनिकता को जब देख रहे थे, तो इसे एक नैतिकता के तौर पर देख रहे थे, एक नई नैतिकता के तौर पर देख रहे थे कि यह एक नए किस्म की नैतिकता है। नए किस्म की नैतिकता क्यों है? क्योंकि यह परंपरा का, अगर मैं बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करूं तो परंपरा का पुनर्मूल्यांकन करती है। खराब शब्दों का प्रयोग करूं तो यह परंपरा का बहिष्कार करती है, परंपरा का निषेध करती है, उसको छोड़ने का काम करती है। ये चीज यहाँ आती है। तो रघुवीर सहाय इसमें नैतिकता का एक पुट लेकर आते हैं। हम अभी विस्तार से बात करेंगे कि इस नैतिकता का आचरण कैसा है, इस नैतिकता का चरित्र कैसा है, इस पर हम लोग बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक और बड़े विचारक हुए हैं जो वत्सल निधि की इस गोष्ठी में थे, निर्मल वर्मा। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। बड़े कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार और चिंतन भी प्रचुर मात्रा में किया है। पहले वो मार्क्सवादी थे, बाद में मार्क्सवाद से उनका मोह भंग हुआ। वो विदेश में चेकोस्लोवाकिया तब एक होता था, लंबा समय उन्होंने उधर गुजारा, यूरोप में गुजारा। तो बहुत सारी चीज़ें आधुनिकता और आधुनिकतावाद से उनका सीधा सामना होता रहा था, उसको करीब से देखा था उन्होंने। निर्मल जी ने आधुनिकतावाद को पहले स्वीकार किया और बाद में उससे उनका मोह भंग हो गया। वो थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। हर बारिश में उनकी एक किताब है जिसकी भूमिका में वो कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि पश्चिमी सभ्यता के अपने अंतर विरोध और संकट हैं, किंतु महत्वपूर्ण चीज यह है जिसे मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ और जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं कि आज का कोई भी कलाकार, चाहे फ्रेंच हो या जापानी या भारतीय, अपने को उन अंतर विरोधों और संकटों से अछूता नहीं रख सकता, क्योंकि वह 20वीं शताब्दी की केंद्रीय मानवीय स्थिति है जिसमें कमोवेश सब देशों के कलाकार प्रतिबद्ध हैं। और निर्मल जी धीरे धीरे भारतीयता की ओर लौट आए थे और धीरे धीरे उनके चिंतन के केंद्र में भारतीय जीवन मूल्य बहुत अधिक आ गए थे। जाहिर है कि ऐसे में उनके वहाँ आधुनिकता का जो विचार है वो बदल गया है बाद के दौर में। यानी 50, 60 और 70 के दशक में आधुनिकता को जिस तरह देख रहे थे निर्मल वर्मा, वो 80 और उसके बाद के समय में आधुनिकता को उसी तरह से नहीं देखते हैं। थोड़ा सा मामला वहाँ बदल जाता है और वो कहते हैं कि आधुनिकता ने सृजन को तहस नहस ज़्यादा किया है। एक समय था जब बहुत सारे लोगों ने ये माना कि आधुनिकता ने सृजन को नए मूल्य दिए हैं, क्रिएटिविटी को, सृजन माने सृजन को नए मूल्य दिए हैं, नया रास्ता दिया है। लेकिन निर्मल जी 1981 में आते आते यह मानते हैं कि आधुनिकता ने तहस नहस ज़्यादा किया है। जिसे हमने मुक्ति का रास्ता समझा था, दरअसल वो एक अंधी गली में ले गया। बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं निर्मल जी के, कभी इस पर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि अच्छा इस पर भी जाने, हो सकता है आप लोगों को किसी ने बताया भी हो कि एक समय जो मार्क्सवादी चिंतक थे वो सब आधुनिकतावाद के विरोधी थे। बाद के दिनों में जब उत्तर आधुनिकता का दौर आया तो मार्क्सवादी चिंतकों में से बहुतेरे लोगों ने आधुनिकता में कुछ अच्छी चीज़ें भी देख लीं, कुछ अच्छे चीज़ों का रेखांकन शुरू किया। तो यह एक तरह से कह सकते हैं कि एक द्वंद्व चलता रहा है आधुनिकता को लेकर के, आधुनिकतावाद को लेकर के। तो इसको भी हमें चलना चाहिए। एक और कोट है निर्मल जी का जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैं हिंदी की कृतियों की ओर आऊँगा कुछ बातें करके कि किस तरह से हमारे वहाँ हिंदी में, कहानी में, कविता में, नाटकों में, उपन्यासों में आधुनिकता आई, आधुनिकतावाद का प्रभाव आया, कैसे हम लोगों ने उसको देखा समझा। निर्मल जी कहते हैं
कि हम आज 1981 में इस शताब्दी की, यानी पिछली शताब्दी, इस शताब्दी की ढलती घड़ियों में आधुनिकता के बारे में न सोचकर आधुनिकता का जो हश्र हुआ हमारे मन पर, हमारे सोचने के यंत्रों पर, हमारी संवेदना पर, थोड़ा उस पर गौर करें। एक तरह से यह पीछे मुड़ने का आग्रह है। जरा पीछे मुड़कर देखें कि क्या हुआ है, इस आंदोलन ने क्या तहस नहस किया है, हमारे संवेगों, हमारे संवेदन को जिस बिंदु पर पहुंचा दिया है, वह अपने आप में कोई भविष्य रखता है या नहीं, कोई आगे की संभावना इसमें छिपी हुई है या नहीं, या सचमुच हम एक ऐसी अंधी गली में पहुंच गए हैं कि अगर इस आंदोलन की ही गली में चलते रहे तो आगे कोई निस्तार नहीं है। क्या हमें दूसरे दरवाजे नजर आते हैं या हमें पीछे मुड़ना होगा जहां से हम भटक गए थे? इस आधुनिकता के दरवाजे को मुक्ति का रास्ता समझा था और हमें दूसरी तरफ किसी दूसरी दिशा में मुड़ना होगा। जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 80-81 तक आते आते, 90 के दशक तक आते आते निर्मल जी भारतीयता की ओर मुड़ गए थे। इसीलिए वो कहते हैं कि जिस बिंदु से हम गए थे आधुनिकता की ओर, क्या हमें यू टर्न लेकर वहां मुड़ना होगा? क्योंकि ये अंधी गली है, यहाँ कहीं जा नहीं रहा है। और ये हमने देखा कि आधुनिकतावाद का मामला, जिन आधुनिकतावादी विचारकों में से ही कुछ लोग निकल के उत्तर आधुनिक विचारक हो गए। उन्हें लगा कि ये निस्तार नहीं है, रास्ता नहीं है, तो ये चीजें निकल करके आई। और जो 1940-45 तक का समय है, यूरोप में लगभग आधुनिकतावाद का दौर समाप्त होता है। एक तरह से रहती है, मतलब एक तरह से जो वैचारिक बहस के रूप में है, वहाँ समाप्ति का समय है। उसी समय हमारे वहाँ प्रयोगवाद का आरंभ होता है। तारसप्तक जैसी किताब आती है, और ये सिर्फ हिंदी में नहीं है मित्रों, कमोवेश अगर देखेंगे तो भारतीय भाषाओं में भी आधुनिकतावाद के आने का लगभग यही समय है। बंगाल में थोड़ा पहले दिख सकता है, लेकिन लगभग यही कालखंड है जब आधुनिकतावाद जो है वो आता है हमारे वहाँ। आधुनिकतावाद की जो चीज़ सबसे पहले आई, अभी हम कृतियों के माध्यम से देखेंगे, उसने यौन वर्जनाओं को प्रश्नांकित किया। बड़ी मतलब चकमक चीज़ थी, बड़ी लोगों को आकर्षित करने वाली चीज़ लग रही थी कि जो तमाम स्त्री पुरुष संबंधों का को कहने का जो ढंग था, उसके बारे में सोचने का जो ढंग था, बात करने का ढंग था, उन सबको आधुनिकता के दृष्टिकोण ने, आधुनिकतावाद ने बदल दिया। यह तो मानना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब पूरी दुनिया में तो बदला ही था, भारत के संदर्भ में भी चीज़ें बदलने लगी। और एक किताब का सिर्फ अभी नाम ले रहा हूँ, शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है। अगर आप में से जो लोग हिंदी के अध्यापक होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं है हिंदी के अध्यापक उनको पढ़ने, ये 2 खंडों में उपन्यास है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। शेखर एक जीवनी नाम की किताब, यह हिंदी का पहला आधुनिक उपन्यास है, मुकम्मल आधुनिक उपन्यास है। उसके पहले आधुनिकता है, अभी मैं चर्चा करूंगा कि त्यागपत्र में भी थोड़ी सी आधुनिकता आपको दिखेगी। सुनीता जो जैनेंद्र का उपन्यास है, ये दोनों जैनेंद्र के उपन्यास हैं, वहाँ पर दिखती है आधुनिकता। लेकिन एक मुकम्मल उपन्यास 40-41 के आसपास जब शेखर एक जीवनी हमारे सामने लिखा जाता है और छप करके आता है, वही कालखंड जो मैं आपसे कह रहा था 40 से 45 के बीच का समय, जब हमारे वहाँ आधुनिकता का प्रवेश होता है, आधुनिकतावाद का प्रवेश होता है बड़े पैमाने पर। घनानंद का मैंने जिक्र किया कि बहुत पहले ये हो चुका था। तो शेखर एक जीवनी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब के रूप में आती है, और जरूर पढ़िएगा आप लोग। मैं भी इस पर विस्तार से बात करूंगा आप लोगों से। रमेश कुंतल मेघ नाम के एक चिंतक हैं, जीवन भर अंग्रेजी पढ़ाया उन्होंने। ये हिंदी के महत्वपूर्ण कवि, कथाकार और आलोचक हैं। साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी उन्हें मिला हुआ है। रमेश कुंतल मेघ भी उस गोष्ठी में थे, 1981 की जो वत्सल निधि की गोष्ठी थी, जिसने आधुनिकता पर एक तरह से पुनर्विचार किया था कि कैसे इसको देखें करें। वहाँ पर रमेश कुंतल मेघ भी थे, और रमेश कुंतल मेघ ने वहाँ पर एक कुछ बातें कही थी। मैं विचार के लिए आपके सामने वो बातें रख रहा हूँ। ये रमेश चंद्र शाह की बात नहीं, ये जो विचार मैं कहने जा रहा हूँ ये मेघ जी के विचार हैं। ये आप सब जानते हैं, पंजाब में ही वो रहे रमेश कुंतल मेघ। आप सब जो लोग हिंदी के होंगे वो जानते होंगे कि वो अमृतसर में प्रोफेसर हेड रहे और बड़े कद्दावर आलोचक हैं।
रमेश कुंतल मेघ भी वहाँ पर थे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रमेश कुंतल मेघ की यह जो टिप्पणी है वो अज्ञे या निर्मल वर्मा या रघुवीर सहाय, ये सब लोग गैर मार्क्सवादी थे, मेघ मार्क्सवादी थे। मेघ मार्क्सवादी हैं, बल्कि क्या हैं, अभी वो हैं हमारे। मेघ जो कहते हैं उसको देखिए, वो कहते हैं कि जिन तत्वों ने आधुनिकतावाद का भ्रम फैलाया, और भ्रम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भ्रम फैलाया, वे मूलतः 5 तत्व हैं। वो कहते हैं कि तर्कशीलता, तर्कशीलता को बड़ा माना गया कि आधुनिक मन अगर है तो वह तर्कशील होगा, कोई आधुनिक व्यक्ति अगर है तो वह तर्कशील होगा, अगर तर्कशील नहीं है तो आधुनिक कैसे है, यानी जो सवाल कर सके। मतलब आधुनिकता के एक गुण के रूप में माना गया कि तर्कशीलता जो है वो आधुनिक होने का गुण है। मेघ इसका खंडन करते हैं और ठीक खंडन करते हैं, क्योंकि तर्कशील तो हम उसके पहले भी थे। ऐसा तो है नहीं कि 40 के पहले हिंदी में तर्कशीलता नहीं थी, ऐसा तो है नहीं कि हिंदी में या भारतीय भाषाओं में ऐसा तो है नहीं कि तर्कशीलता नहीं थी, या भारत में लोग तर्कशील नहीं थे, तर्क करना नहीं जानते थे, सवाल करना नहीं जानते थे, ऐसा नहीं था। तो लेकिन ये एक चीज़ है, पूरी दुनिया में ये माना गया कि यह सोचने समझने का जो नया ढंग है, सवाल करने का ढंग है, ये आधुनिकतावाद के कारण संभव हुआ है। जो पश्चिम मुखी होने का एक मामला आया, बहुत सारी चीज़ें पश्चिम मुखी हो गई, लोग उस तरफ मुड़ गए, यह भी एक, यानी कि हर अच्छी चीज़ के लिए यूरोप की तरफ देखने लगी, जैसे अमेरिका की तरफ आजकल देखते हैं, तो उधर की तरफ देखने लगी और सोचिए कि सब अच्छा उधर ही है। ऐसा तो नहीं था, ऐसा आज भी नहीं है। सार्वजनिक का एक तरह से विरोध हुआ, व्यक्तिवाद बहुत बढ़ गया, व्यक्तिवाद भी एक बड़ा मतलब तत्व रहा आधुनिक मन का, आधुनिकता का, इसको भी देखा गया। और हम सब जानते हैं कि प्रयोगवाद की विशेषताओं में यह एक प्रमुख विशेषता है, वो निकल करके चीज़ आई। एक काम और इन लोगों ने किया कि समाज से व्यक्ति का अलगाव की बात की, कि मतलब व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी का मामला है, समाज के साथ क्या है कि एक जो सामान्य समझ है वो समाज और व्यक्ति को अलगा कर नहीं देखती है। आधुनिकतावाद के साथ ये चीज़ आई कि यहाँ पर व्यक्ति को महत्व अधिक मिलने लगा, लोग अलगा करके चीज़ों को देखने लगे, और इतिहास से स्वतंत्रता का भाव कि हम अलग हो जाए। देखिए, कभी कोई इतिहास से अलग हो ना पाया, हो नहीं पाता है, हम बार बार लौटते हैं, बार बार जाते हैं उस ओर। और ये कुछ चीज़ें आई, आधुनिक जीवन से जुगुप्सा का भी एक भाव आया, जो चीज़ें आई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ रहीं जो सामने आई, और लोगों ने इसको अपने ढंग से देखा। थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो शायद कुछ लोगों ने मार्शल बर्गमैन का नाम लिया होगा आप लोगों के इस व्याख्यान में आधुनिकता पर बातचीत करते हुए। मार्शल बर्गमैन का मानना था कि आधुनिकीकरण जो है उसी के नाते आधुनिकता आई, यानी पहले आधुनिकीकरण हुआ, उसके सब सूत्र आप लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें आधुनिकीकरण के तत्व हैं, वो आई, फिर आधुनिकता आई। एक और विद्वान हुए पेरी एंडरसन, पेरी एंडरसन ने कहा कि नहीं, पेरी एंडरसन ने कहा कि आधुनिकीकरण से आधुनिकता का कोई लेना देना नहीं है, ये भ्रम फैलाने का मसला है, ये उस तरह से नहीं है। पेरी एंडरसन ने कहा कि आधुनिकता के बारे में यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि वह औद्योगिक और पूंजीवादी सभ्यता की उपज है, और ऐसे युग की उपज है जब यूरोप में पूंजीवाद अपने चरम रूप में मौजूद था। ध्यान रहे कि पेरी मतलब ये हम लोग याद रखें इसको, कि जब पेरी एंडरसन इस बात को कह रहे हैं तो पूरे पूंजीवाद का विकास उनके सामने है, वो जानते हैं कि इंग्लैंड में पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें लेकर के आते हैं। तो एक तरह से वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आधुनिकतावाद पूंजीवाद की कोख से निकला है। वो मानते हैं कि यह अर्ध सामंती, अर्ध पूंजीवादी टाइप का जो एक स्ट्रक्चर था उसके बीच से निकल करके आई चीज़ है आधुनिकता और आधुनिकतावाद। तो ये मैं यूरोप से ये चीज़ ले रहा था, और ये सही है कि ये चीज़ वहीं से ली गई और यूरोप से ही आई, ये तो हमको मानना पड़ेगा कि ये जो थियरी के रूप में आधुनिकतावाद का पूरा मामला है ये आया तो यूरोप से।
लेकिन भारतीय मन बहुत लंबे समय से आधुनिक था। मैंने घनानंद का एक उदाहरण आपको दिया। वो बहुतायत में नहीं था, वो एक आंदोलन के रूप में नहीं था, लेकिन तर्कशीलता हमारे वहाँ बहुत पहले से थी। कबीर जैसा कवि हमारे वहाँ है जो बहुत तर्कशील है, इसलिए कबीर की कविता आज के व्यक्ति को भी बहुत आह्लादित करती है, अपने करीब लगती है। भक्त कवियों को देखिए, भक्त कवि सिर्फ समर्पण नहीं करते, भक्त कवि सवाल भी करते हैं सारी चीज। तो तर्कशीलता कोई आधुनिकता की कोख से जन्मी ये मानने की जरूरत नहीं है। हिंदी में जो आधुनिकतावाद आया उसके कुछ निश्चित तत्व है। सबसे पहली चीज जो मानी गई कि प्रयोगशील होना चाहिए कवि को, कथाकार को। जो प्रयोगशील है वह आधुनिक है। यानी कि जो परंपरागत ढांचे में कहानियां लिख रहा है, जो परंपरागत ढांचे में उपन्यास लिख रहा है, लिख रही है, कविताएं लिख रहा है, लिख रही है, वो आधुनिक मामला नहीं। यानी ढांचे के साथ भी तोड़फोड़, स्ट्रक्चर के साथ भी तोड़फोड़ कहीं ना कहीं हो। आप देखेंगे कि शेखर एक जीवनी का जो ढांचा है वो यूरोपीय ढांचा तो है, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ है, नया है, बहुत सारी चीजें हैं। एकदम आरंभ में ही जिस ढंग के संवाद शेखर एक जीवनी जैसे उपन्यास में आते हैं, जिस तरह से वो बात कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसमें कुछ चीजें भय, जो मतलब यौन से संबंधित चीजें होती हैं, वो ये सब उसके बचपन से होती हैं, जो समय के साथ साथ विकसित होती हैं तमाम चीजें। ये उसके पहले कोई रेखांकित नहीं कर रहा था, उसके पहले ये चीजें नहीं थी, ये लेकर के आते हैं आगे वहां पर। तो प्रयोगशीलता को एक बड़े गुण के तौर पर देखा गया कि प्रयोगशीलता जो है वो महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई प्रयोगशील नहीं है तो आधुनिक नहीं है। आप अगर पुराने ढंग की बात कह रहे हैं तो आप आधुनिक नहीं है। नए ढंग की बात कीजिए, नए मन को पहचानिए और पूरा अपना लिखने और कहने का ढंग बदल लीजिए। अस्तित्ववादी साहित्य भी, पंकज जी अगर आ गए होंगे, वो दर्शन के अध्येता हैं, आप में से बहुत सारे लोग फिलॉसफी के होंगे। जो अस्तित्ववादी साहित्य भी आया हिंदी में, अज्ञे स्वयं उससे प्रभावित रहे, वह भी इसी श्रेणी में रखा गया, आधुनिकतावाद की श्रेणी में हिंदी में रखा गया। जो अपने अपने अजनबी जैसा जो उपन्यास है और नदी के द्वीप जो उपन्यास हैं अज्ञे के, इसी श्रेणी में माने जाते हैं, महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किए जाते हैं। आधुनिक भावबोध जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रही है कि अगर आधुनिक भावबोध नहीं है तो दिक्कत होगी। अज्ञे कहते हैं, और 1937-38 में अज्ञे ने एक बात कही थी, मैं उद्धृत कर रहा हूं सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को, कि यह युग संशय, अस्वीकार और कुंठा का है। शेखर एक जीवनी में आप इन तीनों चीजों को देखेंगे तुरंत। ये लगभग शेखर एक जीवनी के लिखने का टाइम है, 37, 38, 39, 40 में वो उसको लिख रहे हैं। तो कहते हैं कि यह युग संशय, अस्वीकार और कुंठा है। बहुत खुल के उस दौर में हम सब जानते हैं कि औपनिवेशिक सत्ता का विरोध भी चल रहा था, अंग्रेजों का विरोध भी चल रहा था। तो एक तरह से अस्वीकार का मामला उससे जुड़ता था, लेकिन अज्ञे जो अस्वीकार कह रहे हैं वो दूसरी बात है, यह व्यक्ति मन से जुड़ी बात कह रहे हैं। ये चीज अस्वीकार का व्यापक स्वर सर्वोपरि है, और कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः इसे अश्रद्धा का युग कह सकते हैं। यानी कि आधुनिकता एक ऐसी चीज, एक ऐसी मतलब भावबोध के रूप में आ रही थी जिसमें श्रद्धा के लिए कोई जगह नहीं थी। जो एक भाव भक्ति की बात की जाती है उसके लिए कोई स्पेस नहीं था उसमें। किसी आस्था को स्वीकार करना अथवा पुराने आदर्शों से आसक्ति दिखलाना उपहास का विषय हो सकता है, या फिर वास्तविकता की इस बाढ़ में संबल के रूप में ही टेक लेने की प्रबल आवश्यकता सर्वत्र अनुभव की जा रही है। फिर भी हम यथार्थ के प्रति ही नहीं बल्कि शक्ति के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। यह आत्म अन्वेषण का युग है। यानी कि जो आधुनिक भावबोध में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण थी, जो मैंने कहा कि कहते हैं कि संशय, अस्वीकार और कुंठा, और अपने को पहचानने की कोशिश, अपने को खोजने की एक कोशिश, स्व का विस्तार, स्व की खोज, अपने को खोजने की जो एक कवायद थी वो उस पूरे दौर में दिखाई देती है। ये अज्ञे के वहां भी मिलेगा, और उस दौर के लगभग सभी जो रचनाकार आधुनिक भावबोध से अपने को जोड़ते हैं उनके वहां मिलेगा। मार्क्सवादियों के वहां आपको ये कम मिलेगा।
और अगर मिलेगा स्वीकार का भाव भी, तो उसका एक सामाजिक सांस्कृतिक बड़ा कारण मिलेगा उसके लिए। ये फर्क देखना होगा, हमें समझना होगा। वैयक्तिकता तो है, वो पश्चिम में भी आधुनिकतावाद का आधार यही था, और भारत में भी, हिंदी में भी इसका यही रहा। रोमांटिक के प्रति विद्रोह का भाव आया, रोमांटिसिज्म, यानी कि जो हमारे वहाँ आप सब जानते हैं कि छायावाद की जो कविता है वो रोमांटिक पोइट्री के रूप में हम लोग उसको पढ़ते रहे हैं, स्वच्छंदतावादी कविता के रूप में पढ़ते रहे हैं, उस पर बातचीत बहस करते रहे हैं। रोमांटिक के प्रति विद्रोह रहा आधुनिकतावाद में। रोमान के लिए जगह नहीं थी इनके पास। सब कुछ बहुत मतलब कह सकते हैं कि ये यथार्थ में देखना चाहते थे, और वो यथार्थ भी शायद आदर्श के साथ कहीं कुछ, रोमान में एक आदर्श होता है, रोमान कभी भी आदर्श रहित नहीं होता है, लेकिन यह जो आधुनिकतावाद का मामला था, इसमें आदर्श के लिए कोई बहुत जगह नहीं थी। रघुवीर सहाय जरूर कहते हैं कि एक नई नैतिकता की खोज है। इस नई नैतिकता में वो आदर्श कहीं अनुपस्थित है, वो दिखता नहीं है। एक बड़ा सवाल है, देखना चाहिए। शायद रघुवीर सहाय ने बाद में फिर विचार किया हो, देखा हो, उसके बाद भी लगभग 10 वर्ष हो रहे थे। अमूर्तन बहुत आया, अमूर्तता, अमूर्तन माने एक तरह का जिसको कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट जैसी चीज जो है, वो आधुनिक भावबोध में बहुत दिखाई देती है। आधुनिकतावाद में हिंदी का जो लिटरेचर इससे प्रभावित हुआ, कविताएं, कहानियां, नाटक, भुवनेश्वर के नाटक अगर आप पढ़ेंगे, अभी मैं बात करूंगा, एकांकी अगर आप भुवनेश्वर के पढ़ेंगे, जीनियस एक नाटककार हुए, बड़ी छोटी सी उम्र मिली उनको, तो आपको इस अमूर्तन का सबसे सुंदर प्रयोग अगर हिंदी में कहीं दिखेगा तो भुवनेश्वर के वहां दिखाई देता है। वो चीज वहां निकल करके आती है। विपिन चंद्र अग्रवाल एक हुए कवि थे, और उसी प्रयोगवाद के दौर के थे। उन्होंने अमूर्तन को लेके बहुत विचार किया है, कला माध्यमों के संदर्भ में भी विचार किया है। कभी समय मिले तो आप लोग उसको देखिएगा। बौद्धिकता को बहुत बड़ा गुण माना गया कि बौद्धिक होना चाहिए। मतलब भावुकता का निषेध, बौद्धिकता का स्वीकार। जो बौद्धिक नहीं वो आधुनिक कैसा? बड़ा कई बार अटपटी बात लगती है, लेकिन ठीक है, बौद्धिकता का अपना एक सौंदर्य होता है। वो आधुनिकतावाद की एक प्रमुख विशेषता है कि बौद्धिकता को दिया गया। रूपवादिता के प्रति गहरा आकर्षण आया। इसका कारण ये था कि जो मार्क्सवादी चेतना थी वह समाज को महत्व देती थी। आधुनिकतावाद में जो कला रूप थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस आया, और ये माना गया कि इसमें अधिकतर वे लोग थे जो कला के लिए वाले सिद्धांत पर विचार करने वाले लोग थे, उस तरह सोचते थे। हालांकि इसमें से कुछ लोग निकले भी जो लोहिया की विचारधारा के साथ जुड़े थे, रघुवीर सहाय जैसे लोग, उन लोगों ने नहीं माना कला के लिए। वो माना कि जहाँ कला अधिक होती है वहाँ जीवन कम हो जाता है। साहित्य में अगर कला बहुत अधिक डाल दीजिएगा तो जीवन कम हो जाएगा। लेकिन एक रूपवादिता के प्रति गहरा आग्रह है। आप सब जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, चाहे अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हों चाहे हिंदी के, वो जानते होंगे कि रूस में एक पूरा आंदोलन ही था फॉर्मलिज्म का, रूपवाद का एक पूरा आंदोलन ही आया था। और ये लगभग वही कालखंड है जब वहाँ पर मार्क्सवाद भी आया था, यानी कि बोल्शेविक क्रांति के लगभग उसी टाइम फ्रेम में 1920 के आसपास में वहाँ रूपवाद। उसके पहले एक फ्यूचरिस्टिक आंदोलन भी वहाँ पर था, फ्यूचरिज्म जिसे कहते हैं, वह भी था। तो एक मतलब लगता आया। और आज जिसको हम उत्तर आधुनिकता के रूप में पढ़ते हैं, जो संरचनावाद आया, उसमें रूपवाद की बहुत बड़ी भूमिका थी। संरचनावाद के कुछ विचारक तो रूपवाद के स्कूल से ही निकल करके उसमें शामिल हुए थे। तो ये सब कहीं ना कहीं आधुनिकता का जो पूरा लिटरेचर में एक तरह से कह सकते हैं प्रवेश हो रहा था, ये पीछे से, यानी 19वीं सदी के आरंभिक दौर से ही, 20वीं सदी के आरंभिक दौर से ही चल रहा था, और 19वीं सदी की बिल्कुल अंतिम वर्षों के साथ चल रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, रूपवादिता के साथ मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि ये चीज़ें चल रही थी समानांतर। इसका एक बड़ा रूप संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद में दिखाई देता है। जो लोग इस दिशा में जिनका अध्ययन होगा वो लोग जानते होंगे। आधुनिकतावाद हिंदी में जब आया तो उसकी एक चीज और भी आई कि अनुभव की विशिष्टता को बहुत महत्व दिया गया।
हर व्यक्ति का अपना अनुभव है और वह विशेष है। यह आधुनिकतावाद में, आधुनिक भावबोध में बहुत महत्वपूर्ण माना गया कि मेरा जो अनुभव है वो आपका नहीं है। एक जैसा हो सकता है लेकिन एक नहीं है वो, इसलिए वो विशिष्ट है। ये इस पर बहुत बल दिया गया। इसलिए अगर जो आधुनिक मतलब नई कविता के दौर की कविताएं, प्रयोगवाद की कविताएं आप देखेंगे तो वहाँ अभी कुछ उदाहरण मैं दूंगा आपको। पूरी भाषा बदल जाती है, कहने का ढंग, पूरे बिंब बदल जाते हैं। जो प्रतीक थे वो, उसके पहले हिंदी में उस तरह की कोई चीज थी ही नहीं, एकाएक वो चीजें आ जाती हैं। संकट बोध भी है। आधुनिक मन संशयग्रस्त मन है, वह उस तरह से खुला मन नहीं है, एक संशय उसके इर्द गिर्द है, तो संकटग्रस्त तो है वो। यह भी एक विशेषता है। इसलिए आधुनिकतावादी जितने उपन्यास, कहानियां आप पढ़ेंगे, उनके नायक आपको संशयग्रस्त मिलेंगे, आपको दुविधाग्रस्त मिलेंगे। वो बहुत मतलब ये शेखर एक जीवनी में, शेखर के साथ भी आप देखेंगे एक दुविधा काम करती रहती है, चलता रहता है। मूल्यहीनता और अराजकता, हिंदी में तो कम से कम आधुनिकतावाद के मामले पर जो चीज़ आई उसमें एक जो भारतीय जीवन की मतलब जीवन मूल्य थे, वो मूल्यहीनता तो लगातार दिखी और वो पाई गई, देखी गई, वो चीज़ रही। मैं जो कह रहा था अभी अज्ञे के हवाले से, वो बात की इतिहास और परंपरा से मुक्ति सारे आधुनिकतावादियों ने चाहा और किया भी। होता नहीं है वैसे कोई, लेकिन जो हम चूंकि थियरी पढ़ रहे हैं और उसके साथ पढ़ रहे हैं तो जानना जरूरी है कि इतिहास और परंपरा से मुक्ति एक बड़ी विशेषता है हिंदी में आधुनिकतावाद की, वैसे ओवरऑल की भी है ये। समसामयिकता, यह यूरोपीय आधुनिकतावाद में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदी के आधुनिकतावाद में आपको मिलेगा, जहां पर कंटेम्प्रेरी के प्रति बहुत आकर्षण है, समसामयिकता के प्रति बहुत आकर्षण है। यह एक चीज है। महानगरीय बोध, लगभग लगभग आपको आधुनिकता बोध से प्रेरित साहित्य ग्रामीण जनजीवन पर नहीं मिलेगा। शायद मिल जाए तो कोई बात अलग है, नहीं सब वो महानगरीय जीवन को पकड़ने वाला है, नगरीय जीवन की बात करता है। नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों का गे को देखिए, इन सबको देखिएगा आप। रेणु के वहां ये चीज अलग ढंग से, रेणु के वहां भी आधुनिकता मिलेगी आपको, लेकिन उसका एक गहरा सोशल कंसर्न है, सामाजिक जुड़ाव है उसका। वो गांव की कहानी कह रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर है वो उस ढंग से नहीं आए। और कलाबोध, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक नए ढंग का कलाबोध तो रहा ही रहा। आइए हम आपको कुछ उदाहरणों से भी कुछ बात करते हैं और देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह एक बड़े कवि हुए हिंदी के, आप में से जो लोग जानते हों, बहुत अलग तरह के कवि। और मैं बराबर ये मानता हूँ कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता शब्दार्थों में नहीं है। जो शब्द वो प्रयोग करते हैं कविता में, अगर उनमें उनकी कविता का अर्थ ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। उसके परे आपको बहुत कुछ समाज में, पर्यावरण में, तमाम जगहों पर उसको ढूंढना पड़ेगा, तब कहीं आपको उसका स्रोत मिलेगा। और उनकी कुछ कविताओं के मैं आपको उदाहरण सुनाता हूँ, कुछ अंश सुनाता हूँ, और आप देखिए कि कैसे ये चीज़ है। उनकी कविता के छोटे छोटे अंश आपको सुनाता हूँ। एक कविता है, सींग और नाखून, लोहे के बख्तर कंधों पर, सीने में सुराख हड्डी का, आंखों में घास काई की नमी। देखिएगा हिंदी कविता में उसके पहले घास काई की नमी या इस तरह के बिंबों, प्रतीकों का कोई इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक मुर्दा हाथ पांव पर टिका, उल्टी कलम थामे। ये आधुनिकता का सीधा प्रभाव है, आधुनिकतावाद का। हालांकि शमशेर बहादुर सिंह अपने को मार्क्सवाद के करीब पाते थे, लेकिन आरंभिक ट्रेनिंग चूंकि आधुनिकतावादियों के साथ हुई, सब कुछ हुई, तो ये चीज़ आती है। एक उनकी कविता है जिसका अर्थ लोग लंबे समय से कर रहे हैं, एक तरह से पेंटिंग है ये पूरी कविता। शिला का खून पीती थी वह जड़ जो कि पत्थर थी स्वयं, सीढ़ियाँ थीं बादलों को की झूलती टहनियों सी। अब ये पूरा एक बिंब बनाते हैं, आप सर एक पेंटिंग बना देते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शिला का खून पीती थी वह जड़, अब कल्पना में तो नहीं है, शिला का खून कौन पिएगा, पत्थर।
शिला का खून पीती थी वह जड़ जो कि पत्थर थी स्वयं, सीढ़ियाँ थीं बादलों की झूलती टहनियों सी। एक कल्पना कीजिए, जो तमाम हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इस तरह के रास्ते देखे हैं कि पेड़ों ने रास्ते बना दिए, तमाम चीज़ें, वो तमाम तरह के बिंब बनाई। यह हिंदी कविता में पहली बार था कि इस तरह के बिंब, प्रतीक, इस तरह का कोई यथार्थ, इस तरह का कोई चित्र प्रस्तुत हो रहा था। ये चीज़ निकल करके आ रही थी। अज्ञेय, जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, हिंदी में आधुनिक शब्द कहते ही अज्ञेय याद आते हैं, आधुनिकतावाद कहते ही अज्ञेय याद आते हैं। उनके बिना कोई बातचीत हो नहीं पाती। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि चर्चा ये जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, और ये मूल रूप से पंजाब के थे। पैदा वो हुए थे कुशीनगर में, देवरिया जिला होता था तब, वो कुशीनगर नाम से ही जिला भी है, और पूरे भारत में वो रहे, लेकिन मूल रूप से वो पंजाब से जुड़े थे। और हिंदी के अप्रतिम लेखक, हिंदी के क्यों, भारतीय भाषाओं में के अप्रतिम लेखक, बहुत नयापन दिया उन्होंने हिंदी को और तमाम चीज़ों को। मैं उनकी कविता तक आऊँ उसके पहले कई चीज़ें, मतलब एक और कविता है इनकी, शमशेर बहादुर सिंह की, कि सूना सूना पथ है उदास झरना, एक धुंधली बादल रेखा पर टिका हुआ आसमान, जहां वह काली युवती हंसी थी। इस तरह का पूरा बिंब विधान, इस तरह का दृश्य, इस तरह के श्रमिक वर्ग का प्रवेश इस ढंग से प्रकृतिवादी कविता में लोग करा रहे थे, लेकिन इस ढंग से ये पहली बार हो रहा था। मकई से वे लाल गेहूं तलवे, तलुओं का जो तलवे हैं, पैर के तलुओं की कल्पना, मक्के के मतलब मकई का लावा जो होता है, मक्का का लावा, उसके साथ तलुओं की तुलना, यह बिल्कुल नया बिंब विधान था। ये एक आधुनिक मन जो खोज रहा था, यह हिंदी में इस तरह से आधुनिक मन आया, आधुनिकता इस तरह से आई। मालिश से चिकने हैं सूरज को आईना जैसी नदियां हैं, ये चांदनी की उंगलियां चंचल, क्रोशिये से बुन रही थीं चपल, फेन झालर बेल मानो। आप जो तमाम स्त्रियां जो काम कर रही होती हैं, स्वेटर बुनने का, तमाम चीज़ों का जो एक परंपरा, उसको किस ढंग से कवि पकड़ता है अपने इस नए क्राफ्ट में, नए शिल्प में। स्वप्न में रौंदी हुई सी बिकल सिकता, पुतलियों सी मूंद लेगी आँख, शाम का बहता हुआ दरिया कहाँ ठहरा। ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पंक्तियाँ, इस तरह की एक कविता है, अद्भुत कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, कि जिसमें आता है, एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता। एक पीली शाम पतझड़ का एक जरा अटका हुआ पत्ता। अद्भुत पंक्ति ये निकल करके आती। इस तरह का जो पूरा बिंब विधान था, इस तरह कविता में चीज़ों को रखने का जो ढंग था, यह आधुनिकतावाद ने संभव किया हिंदी में। ये माना जाता है, विशेषज्ञों ने ये माना, आलोचकों ने ये माना और देखा है। और भी बहुत सारे कवि जो उस दौर, प्रभाकर माचवे की कविताएं देखिए, उसी तार सप्तक की कविताओं में, तो आपको इस तरह के उदाहरण मिलेंगे। इस तरह के शब्द प्रयोग आएंगे जो कविता में वर्जित थे, जो कविता में उस तरह के शब्दों का प्रवेश ही वर्जित था। उस तरह के शब्द, उस तरह की चीज़ें लेकर के ये लोग आए। मैं जो जिस कविता को सामने रखना चाहता था, जिससे आपको पूरी तरह लगेगा कि किस तरह आधुनिक मन ने प्रेम को देखना शुरू किया, किस तरह आधुनिक मन ने स्त्री पुरुष संबंधों को देखना शुरू किया। यह एक तरह से आधुनिकतावाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हिंदी में अगर देखना चाहें कि स्त्री पुरुष संबंधों में एक खुलापन आया, एक बहुत सारे जो अवरोध थे वो अवरोध टूटे। अज्ञेय की कविता है, आप सब उससे परिचित होंगे, बहुत प्रसिद्ध कविता है, कलगी बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही
ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बर्तन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की, क्यों तुम नहीं पहचान पाओगी। ये अपनी प्रिया को संबोधित कविता है, जिसमें कवि ये कहता है कि अब मैं तुमको जो सांझ की लालिमा है उसकी अकेली तारिका नहीं कहता, जैसा कि पहले के कवि कह गए हैं। जो तमाम तरह के बिंब प्रतीक अपनी प्रिया के लिए, अपनी प्रेयसी के लिए पहले कह गए हैं, वो मैं नहीं दोहराता। तो इस कारण नहीं कि मैं तुमको कम प्रेम करता हूँ या मेरा प्रेम कमतर है, मैला है, बल्कि इसलिए कि ये बहुत घिस गए हैं, ये बहुत इनका एक तरह से अर्थ जा चुका है। इन प्रतीकों के देवता कूच कर गए, यानी इनमें प्राण तत्व नहीं बचा, इनमें अब कुछ बचा नहीं रह गया है। इसलिए मैं तुमको, अब देखिए कौन कहता है कलगी बाजरे की, कौन कहेगा अपनी प्रिया को। लेकिन ये एक आधुनिक मन है। बाजरा आप सब जानते होंगे, किसान पृष्ठभूमि से जो लोग, बाजरे की कलगी से प्रिया के रूप की तुलना कौन करना चाहे। एक किसान मन, एक तरह से अगे किसान नहीं है, लेकिन देखें कि कैसे चित्त बदलता है, कैसे चीज़ें बदलती हैं। तो ये सब चीज़ें आई वहाँ पर, यानी कि परंपरागत रूप के जो बिंब थे वो मिट गए। केदारनाथ सिंह उस दौर में कविता लिखते हैं, बाद में नई कविता के दौर में, कि रात पिया पिछवारे पहरू ठनका किया। बड़े कवि, ज्ञानपीठ मिला है केदारनाथ सिंह को भी। इस तरह के गीत तो हमारे पास नहीं थे। निराला ने नहीं लिखे इस तरह के गीत, महादेवी ने इस तरह के गीत नहीं लिखे। ये गीत जो है केदारनाथ सिंह लिख रहे हैं आकर के 50, 51, 52 में के आसपास में लिख रहे हैं, जब चीज़ें मतलब पूरा देखने का ढंग बदल जाता है। आनाजी बादल, एक और उसमें है कि झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की। केदारनाथ सिंह ये नहीं कहते हैं कि झरने लगे पत्ते, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, कहते हैं झरने लगे नीम के पत्ते। नीम जिसके बारे में कोई विचार नहीं करता, कभी आता नहीं कवियों की कल्पना में, उसको लेते हैं और उसको उदासी के साथ जोड़ देते हैं, उसके पीलेपन को उदासी के साथ जोड़ देते हैं। यह पूरा ढंग जो कविता में आया सोचने, इसमें निश्चित तौर पर आधुनिकतावाद का प्रभाव है, आधुनिक मन का प्रभाव है। ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, मेरे ख्याल से समय हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह के ढेर सारे उदाहरण अज्ञे की कविताओं में तो बहुतेरे हैं, मिल जाएंगे। शमशेर बहादुर सिंह के वहाँ मिलेगा, धर्मवीर भारती की कविताओं में आपको ये चीज़ दिखाई देगी, जहाँ पर धर्मवीर भारती इस तरह के बहुत सारे बिंब प्रतीक लेकर के आते हैं। केदार जी ने इसका जिक्र भी किया, केदारनाथ सिंह ने, कि आधुनिक की एक अंग्रेज आलोचक के हवाले से केदार जी ने इसका जिक्र किया था कि आधुनिक कवि नए नए बिंबों की योजना से अपनी नागरिकता का शुल्क अदा करते हैं। यानी कि वो कवि जो है नया, वो नए बिंब बनाता है और एक तरह से कवि समाज में होने की फीस भरता है वो, कि देखो हमने कुछ नया काम कर दिया, कुछ नया रख दिया। तो एक केदारनाथ सिंह ने स्वयं किया, जो अभी मैं गीत आपको सुना रहा था। इसके अलावा केदारनाथ सिंह की दूसरी जो बहुत सारी कविताएं हैं, जिनमें भारतीय मन तो है, लेकिन वहाँ एक प्रश्नाकुलता भी है, एक तरह का शुरुआती कविताओं में एक तरह का संशय भी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ दिखाई देती हैं। नाटकों के संदर्भ में मैंने जैसा अभी जिक्र किया था कि हिंदी में अगर आधुनिकतावाद को देखना हो नाटकों के संदर्भ में, तो भुवनेश्वर से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट के संदर्भ में मैं बात कर रहा था। तांबे के कीड़े, आप में से जो हिंदी के विद्यार्थी होंगे वो तांबे के कीड़े नाम का उनका एकांकी उन्होंने पढ़ा होगा, एक पूरी किताब है, कारवां तथा अन्य एकांकी उनके जरूर पढ़िएगा। बहुत छोटी उम्र में ली, लेकिन जिसे जीनियस कहते हैं, अगर उस तरह का कोई व्यक्ति ढूंढना हो तो भुवनेश्वर उस ढंग के व्यक्ति थे। उनकी कहानी भेड़िए है, जो नई, जिसे एक समय में नामवर सिंह ने जब नई कहानी पर विचार किया तो परिंदे को, निर्मल वर्मा जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया। बाद में बड़ी लंबी बहस हुई कि भेड़िए उसके बहुत पहले छप गई थी, हंस पत्रिका में छपी थी,
भेड़िए, और वो सचमुच एक तरह से नई कहानी की पहली कहानी हो सकती है। आधुनिक मन की जो अभिव्यक्ति है वो भेड़िए में सबसे पहली बार हिंदी में हुई। तो इनके साथ ये दिखाई देती है। इस समय नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको भुवनेश्वर के नाटकों से जो है संवाद पढ़ के सुनाता कि किस तरह के संवाद हैं, किस तरह का संशय, किस तरह की प्रश्नाकुलता, किस तरह का एक तरह से कहें कि अ, मतलब एक दूसरे पर अविश्वास, निजी रिश्तों में अविश्वास, ये सारी चीज़ें, इसको बहुत सलीके से अगर किसी ने हिंदी में पकड़ा तो भुवनेश्वर ने पकड़ा। और मतलब बहुत शानदार लेखन है वो पूरा का पूरा। तो इसको बहुत खराब मतलब मृत्यु मिली उनको, ऐसे ही बहुत खराब हालत में वो मरे पाए गए थे। अकेला जीवन था, अकेले थे। तमाम बड़ी प्रतिभाओं के साथ ऐसा होता आया है, होता रहता है। तो और सारा लेखन जो भुवनेश्वर का है वो 1933 से 1950 के बीच का है, करीब 17 वर्ष का लेखन है। ये वही कालखंड जो मैं आपसे कह रहा था कि आधुनिकता का 40 के आसपास हिंदी में मामला आता है, 38 के आसपास में भुवनेश्वर एक तरह से प्रयोगवाद नाम का, कविता में जो प्रयोगवाद का आंदोलन आता है, उसके पहले व्यक्तिगत तौर पर देखें तो भुवनेश्वर के वहाँ ये चीज़ आ जाती है। भुवनेश्वर इन चीज़ों को लेकर के आ जाते हैं। अंधा युग, जो धर्मवीर भारती का नाम मैंने कविता के संदर्भ में लिया, अंधा युग की व्याख्या कई तरह से की जाती है। उसका एक सामाजिक राजनीतिक कंसर्न भी देखा जाता है, लेकिन अंधा युग मूल रूप से आधुनिकतावाद की अभिव्यक्ति का नाटक है। वो जो पूरे युग का संशय है, जो पूरे युग का सत्य है, जिस ढंग से अंधा युग में भारती लेकर के आते हैं, उनसे पूर्व इस मतलब मिथकों के माध्यम से या इस तरह की कथाओं के माध्यम से लेकर कोई नहीं आया था, और भारती ने उसको बहुत प्रभावशाली ढंग से रखा हमारे सामने। ये बहुत बढ़िया है। त्रासदी को, मनुष्य जीवन की त्रासदी को जिस ढंग से अंधा युग में रखा गया है, दूसरी कोई कृति हिंदी में नहीं है। जिस तरह की त्रासदी है, पूरा महाभारत, सारी चीज़ें, और एक नया मन उस कथा को कहता है, एक आधुनिक मन उस कथा को कह रहा है। वो व्यास नहीं कह रहे हैं, कथा व्यास की है, लेकिन जब भारती कहते हैं तो वो कथा बदल जाती है, उसके निहितार्थ बदल जाते हैं। कथा तो नहीं बदलती कहना चाहिए, निहितार्थ बदल जाते हैं। ये एक बड़ी चीज़ निकल करके वहाँ आती है, रहती है। मोहन राकेश के नाटक बिल्कुल आधुनिक मन की ही अभिव्यक्ति हैं। और पुनः देखें तो मोहन राकेश का पंजाब से ही थे, जालंधर से थे। आप सब पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जालंधर के रहने वाले थे। डीएवी कॉलेज में पढ़ाया भी था उन्होंने। जालंधर में जो डीएवी कॉलेज है उसमें शिक्षक भी रहे थे मोहन राकेश। नई कहानी आंदोलन के एक तरह से सिरमौर कथाकारों, उपन्यासकारों में से, और नाटक में तो असाधारण 3 नाटक जो उनके, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पारिवारिक मूल्यों को, पारिवारिक जीवन को, पारिवारिक संबंधों को, पति पत्नी के संबंध को, पिता पुत्री के संबंध को, माँ बेटे के संबंध को जिस ढंग से आधे अधूरे में व्यक्त किया मोहन राकेश ने, वो हिंदी में पहले नहीं था। ये बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि ये आधुनिकतावाद की अभिव्यक्ति है, आधुनिक मन की अभिव्यक्ति है, आधुनिक चित्त की अभिव्यक्ति है। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास की कथा उठाते हैं वो, लेकिन वहाँ प्रेम को जिस ढंग से अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ जो संशय है, जो राग और विराग है, वो सब जाहिर है कि मोहन राकेश से 20 साल 30 साल पहले लिख पाना शायद संभव नहीं था उस ढंग से। कालिदास और मल्लिका के जो संवाद हैं, वो संवाद मोहन राकेश के समय में ही संभव हो सकते थे। वो समय जब आधुनिकतावाद आ गया, जब अस्तित्ववाद आ गया है, और हिंदी में उसका गहरा प्रभाव है। हालांकि मोहन राकेश अस्तित्ववादी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर काम करती हैं। तो ये चीज़ें वहाँ निकल करके आती हैं। लहरों के राजहंस, महात्मा बुद्ध की कथा उठाते हैं वो उसमें, और उसे एकदम हमारे समय से जोड़ देते हैं। महात्मा बुद्ध हमारे अपने समय के व्यक्ति हो जाते हैं।
यशोधरा हमारे अपने समय की नायिका हो जाती है। ये सब, और यह सोशल कंसर्न से अधिक व्यक्ति मनों की टकराहट का मामला है। मतलब कहीं न कहीं मतलब अपने स्व की खोज का मामला अधिक है, अपने को खोजने का मामला अधिक होकर के निकलता है। और अपने समय से बहुत आगे की कृतियाँ थीं ये तीनों की तीनों। ये अज्ञेय का फिर नाम आएगा कहानी में। अज्ञेय रोज गैंग्रीन नाम से भी ये कहानी है, रोज जैसी कहानी, अविस्मरणीय कहानी है। नए दौर का अवसाद, अकेलापन, अलगाव जिस ढंग से इस कहानी में आया, वो एक तरह से आधुनिकतावाद को अगर उदाहरण देना हो, थियराइज करना हो, तो ये कहानी काम की है। निर्मल वर्मा की कहानियों का नाम लिया मैंने, परिंदे का नाम लिया। निर्मल वर्मा की बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो तो आधुनिक मन थे ही पूरी तरह। वो भी अज्ञेय के आगे देखें, बाद में ठीक है कि अपने चिंतन में उन्होंने इसको अंधी गली बताया, जैसा मैं शुरू में उद्धृत कर रहा था, इसीलिए उद्धृत कर रहा था कि उन्होंने इसको कहा, शुरू में आधुनिकतावाद से प्रभावित होते हैं, बाद में इसको अंधी गली बताते हैं, लेकिन वो भारतीयता की ओर आते हैं, अपने जड़ों की ओर आने की बात करते हैं। लेकिन परिंदे जैसी कहानी, माया दर्पण जैसी कहानी, ये तमाम कहानियाँ संभव करते हैं निर्मल वर्मा उस दौर में। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर की भी कहानियाँ हैं। और जैसा मैंने कहा कि उस दौर में जो लोग ग्रामीण जीवन की, कस्बों की कहानियाँ लिख रहे थे, उनके वहाँ भी आधुनिक मन है, लेकिन वह व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। वह एक सामाजिक सांस्कृतिक कंसर्न, प्रतिबद्धता अपने साथ जोड़े हुए है। वो रेणु के वहाँ, मार्कंडेय के वहाँ, अमरकांत के वहाँ जाएंगे तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। उपन्यासों के संदर्भ में अगर आप आएंगे, उपन्यासों के साथ आप जुड़ेंगे, तो शेखर एक जीवनी का नाम मैंने लिया था बिल्कुल आरंभ में कि वह हिंदी का पहला आधुनिक उपन्यास है, पूरी तरह मुकम्मल। अगर कोई एक उपन्यास चुनना हो कि वो आधुनिक उपन्यास और पहला, तो शेखर एक जीवनी के दोनों भाग। माना जाता है कि तीसरा भाग भी अज्ञेय ने लिखा था, अपने एक आध इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा, लेकिन वो छपा नहीं और कहाँ है किसी को नहीं पता। 2 भाग हैं, दोनों अपने आप में अकेले अकेले भी पूर्ण हैं, दोनों को मिला के भी पूर्ण हैं। स्त्री पुरुष संबंधों को जिस ढंग से अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी में व्यक्त किया, उसके ठीक पहले जैनेंद्र ने व्यक्त जरूर किया था, लेकिन कह सकते हैं कि इतनी गहरी जो द्वंद्वात्मकता है वो नहीं है। वहाँ पर सुनीता में है एक मतलब आधुनिक मन है, वहाँ प्रेम का त्रिकोण है, बहुत सारी बहसें हैं। सुनीता एक स्तर पर अपने को विवस्त्र करती है और जो संवाद हैं वहाँ पर उसके और क्रांतिकारी के बीच में, वो सब एक तरह से आधुनिक मन की बेचैनी को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन जो बेचैनी शेखर में है, शशि और शेखर के संबंधों में जो चीज़ हम देख पाते हैं, जो स्पष्टता देख पाते हैं, जो तनाव देख पाते हैं इन संबंधों में, वह तनाव सुनीता में नहीं मिलेगा, वह तनाव त्यागपत्र में नहीं मिलेगा। त्यागपत्र भी आधुनिक मन है मामला। और चूंकि जैनेंद्र का जिक्र आ गया तो मैं गांधी जी का जिक्र करूं, महात्मा गांधी का जिक्र इसलिए करूं कि महात्मा गांधी आधुनिकता को हमेशा संशय की दृष्टि से इसलिए देखते रहे कि उनके लिए समाज का अंतिम आदमी महत्वपूर्ण था। कि कोई भी विचार जो समाज के आखिरी आदमी, अंतिम आदमी, यानी सबसे वंचित व्यक्ति के बारे में नहीं सोच पाता, वह भारतीय समाज के काम का कैसे हो सकता है। तो जैनेंद्र गांधीवाद से गहरे प्रभावित थे, इसलिए वो उस ढंग से आधुनिकतावादी तो नहीं हो सकते थे जैसे कि अज्ञेय हुए, लेकिन उनके वहाँ चीज़ें हैं। एक आधुनिक चित्त जैनेंद्र के पास है, जो स्त्रियों को समझता है, जो स्त्री मन को समझता है और स्त्री पुरुष संबंधों को भी समझने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें हैं। और नैतिकता का सर्टिफिकेट नहीं बांटता। जैनेंद्र के लेखन में अगर आधुनिकता का कोई एक तत्व ढूंढना हो तो वो है कि वो नैतिकता का कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटते, उसको लेकर के वो परेशान नहीं होते हैं। ये एक अज्ञेय तो बिल्कुल नहीं होते, अज्ञेय के वहाँ ये चीज़ें नहीं आती हैं। अज्ञेय को त्यागपत्र इतना पसंद था कि उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। जैनेंद्र को बहुत पसंद करते थे अज्ञेय, और उसका उन्होंने वहाँ पर प्रयोग भी किया।
तो उपन्यास में, कहानी में, नाटक में, जो भी कविताओं में, हर प्रमुख विधा में 40 के आसपास से लेकर के और बहुत बाद तक आधुनिकतावाद का प्रभाव किसी न किसी रूप में हिंदी में रहा है। कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, कुछ बातें जो आधुनिकतावाद की विशेषताएं हिंदी साहित्य में रेखांकित की गई हैं, हम सब जिसको मानते हैं, मैंने उसका भी जिक्र किया है आपसे। कुछ जो हिंदी के विचारक व गे, रघुवीर सहाय, रमेश कुंतल मेघ, ये लोग जो सोचते रहे हैं आधुनिकतावाद को लेकर, आधुनिकता को लेकर, मैंने उसका भी संदर्भ आपके सामने रखा और मुझे लगता है कि बात कुछ तो बन ही गई है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आज की इस बातचीत के लिए। अगर कुछ और आप लोगों के पास सवाल हो तो हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।